नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणक्षेत्र। रणक्षेत्र में आज बात होगी बिहार की राजनीति की। बिहार इस समय चुनावी मोड में है और सारी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए पुरजोर आजमाइश कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी का एक बड़ा चुनावी हथकंडा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि फेल हो गया है। दरअसल आरजेडी से उसके कोर वोटर मुसलमान नाराज हो गए हैं। तेजस्वी बिहार की जनता को लुभाने के लिए बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और यही यात्रा उनको अपने कोर वोटरों से दूर करता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी का एमवाई समीकरण में एम यानी कि मुस्लिम इस यात्रा को लेकर न सिर्फ नाराज हैं बल्कि अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार इस चुनावी यात्रा के नाम को लेकर मुसलमानों को आपत्ति है। तो सवाल उठता है कि तो क्या तेजस्वी ये चुनावी यात्रा आरजेडी पर भारी पड़ने वाला है? क्या लालू यादव की बिछाई चुनावी विरासत को तेजस्वी समझ नहीं पाए या फिर वो और नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? आज हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और उनसे करेंगे सवाल, लेंगे जवाब लेंगे। तो तेजस्वी की यात्रा को लेकर सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं बिहार में। इसके पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी और यानी कि महागठबंधन जो है, गठबंधन की तरफ से यात्रा निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली है और ये यात्रा जो है आरजेडी अपनी तरफ से निकाल रही है। इस यात्रा को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जहां एक और ये निकलकर सामने आ रहा है कि तेजस्वी यादव ये यात्रा अपना वर्चस्व बनाने के लिए बिहार में निकाल रहे हैं। तो बता दें कि तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमल कमलेश, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आपका सर बहुत स्वागत है। साथ ही कुणाल किशोर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है जेडीयू से। आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं हाजी नाजिम, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हाजी साहब। मधु मांझरी जुड़ चुकी हैं, आरजेडी से प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सीधे सवाल मेरा आरजेडी से प्रवक्ता है उनसे मेरा सवाल है, मधु जी ये बताइए कि तेजस्वी से मुसलमान नाराज हो रहे हैं क्या, जिस तरह से आप लोग चुनावी यात्रा निकाल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए मधु जी। जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए। पहले तो सभी पैनल पे बैठे सभी लोगों को मधु मंजरी का नमस्ते, प्रणाम। जहां तक की बात आती है आरजेडी से मुसलमानों की नाराजगी की, तो ये न्यूज कहाँ से आता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूज आया कहाँ से। मुझे तो पहली बार आपके चैनल से पता चल रहा है कि मुसलमान नाराज है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सभी वर्ग के लिए, सभी लोगों के लिए बराबर सम्मान की, बराबर अधिकार की बात करती हैं। और आपसी लड़ाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, सब बिहार की लड़ाई लड़नी है, बिहार के उत्थान की लड़ाई लड़नी है, बिहार में रोजगार की लड़ाई लड़नी है, बिहार में कैसे शिक्षा व्यवस्था सही है उसकी लड़ाई लड़नी है, बिहार में पलायन कैसे रुके उसकी लड़ाई लड़नी है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं हम मंदिर को भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना मस्जिद को सम्मान करते हैं, उतना ही गुरुद्वारा का सम्मान करते हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लिए हमारे यहाँ उतना ही बराबर सम्मान की बात होती है और बराबर की बात होती है। और सबसे पहली बात कि बिहार के उत्थान की बात होती है। ठीक है मधु जी, मैं इसका जवाब कुणाल जी से ले लेती हूँ। कुणाल जी बताइए कि जिस तरह से खबरें आ रही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा है, इससे कहीं ना कहीं जो है बिहार के जो मुसलमान है वो नाराज हैं, क्या कहेंगे? संगीता जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। देखिए ये मुसलमान नाराज है या नहीं इस पे मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन इंसान जरूर नाराज है। हर वो इंसान नाराज है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के छदम अधिकार यात्रा को समझ रहा है। वो इंसान नाराज है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है। कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान
बिहार में एक छवि पेश की थी, आज उस छवि को तोड़ने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। वो इंसान नाराज है जिसको 2005 में बिहार की जनता ने विधायक बनाया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस की जुगलबंदी ने उसे विधायक पद का शपथ तक लेने नहीं दिया। ऐतिहासिक तथ्य। इन लोगों ने सदन को बाधित करके, सदन को खत्म करके शपथ लेने नहीं दिया था। हर वो इंसान नाराज है जी जो बिहार अधिकार यात्रा के दम पर तेजस्वी यादव जी बिहार के लोगों जी को ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार को रोकने का काम कर रहे हैं। बिहार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार पिछले शानदार 20 वर्षों में शानदार उपलब्धि हासिल किया है और अगले 5 साल का हमारे पास रोड मैप है, जिस रोड मैप के सहारे हम बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने जा रहे हैं। हर वो इंसान नाराज है जो इस तरह की भावना से आहत है कि तेजस्वी यादव जी गलत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी वोट बिहार अधिकार यात्रा के बदौलत एकाधिकार यात्रा कर रहे हैं। गठबंधन पर एकाधिकार की यात्रा है और वो कहीं ना कहीं लेफ्ट के लोग नाराज हैं, कांग्रेस के लोग नाराज हैं। और जो इन लोगों ने एक ठीक है, गठबंधन कांग्रेस की में कितनी मजबूती नाराजगी पिछले है एक वो भी महीने जान लेते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जी कमल जी भी जुड़े हुए हैं। कमल जी, ये बताइए कि राहुल गांधी की वोटर यात्रा के बाद अब कांग्रेस क्या खुद को आरजेडी से बड़ा दिखाने की, यानी कि जिस तरह से आरजेडी खुद से अलग से यात्रा निकाल रही है, क्या कांग्रेस से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है क्या आरजेडी? बिल्कुल नहीं। महागठबंधन की ये यात्रा है, ये आरजेडी की अकेले यात्रा नहीं है। मैं साथी दल को भी बता देना चाहता हूँ, जो यात्रा हम लोगों ने वोट अधिकार यात्रा किया जी वो विभिन्न जिलों से होते हुए लगभग 23 जिलों को हम लोगों ने कवर करने का काम किया था। जो बाकी बचे जिले हैं जी उनको आदरणीय तेजस्वी जी पूरा कर रहे हैं। यात्रा का नाम भले बदल गया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यात्रा का महत्व वही है, जी उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जी और आदरणीय तेजस्वी जी की यात्रा जो है बहुत सफल यात्रा साबित हो रही है। वो जहां जहां गुजर रहे हैं वो पूरा जमात को बांधते हुए जा रहे हैं। महागठबंधन निश्चय रूप से जो है इस ओर बढ़ रहा है कि हम लोग 2025 का जो चुनाव है वो हम लोग पूरी तत्परता से और पूरे मन से लड़ने जा रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है हम लोग बहुत जल्दी ही देखने का काम करेंगे। संगीता जी, ठीक है, मैं हाजी साहब के पास आना चाहूंगी। हाजी साहब, ये बताइए कि क्या मतलब आपको लगता है कि एमवाई समीकरण में अब एम यानी कि मुस्लिम वोटर, जिसे कि कहा जाता है कि आरजेडी से काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी है और कहीं ना कहीं जो आरजेडी है उसे इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें आरजेडी से दूरी बनाई जा रही है, ऐसी ही खबर सामने आ रही है। हाजी साहब, आपका सवाल किससे था? अच्छा। हाजी साहब, मेरा यही सवाल है, सीधा सा सवाल है कि एमवाई समीकरण में क्या अब एम यानी कि मुस्लिम वोटर आरजेडी से दूरी बना रहा है क्या इस यात्रा के बाद, जो यात्रा अभी तेजस्वी यादव ने निकाली हुई है? हाँ संगीता जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है आप तक। संगीता जी, हाँ देखिए संगीता जी, सबसे पहले तो देखिए मैं मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और देखिए जिस तरीके से, और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर तेजस्वी की यात्रा चल रही है, तो देखिए मुसलमान तो खुश है, उससे कोई आपत्ति नहीं है भाई। कोई मुसलमान, अगर आप ये कहेंगे कि एमवाई समीकरण की बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ बिहार का मुसलमान ने मन बना लिया कहाँ उसे वोट करनी है कहाँ नहीं करनी। मुसलमान में राहुल गांधी जी से अलग नहीं है, ना मोदी जी से अलग है, किसी से अलग नहीं है भाई। वो तो विकास की धारा चाहता है कि देश के अंदर विकास हो, राज्य के अंदर विकास हो, और जो भी विकास करेगा, जो भी मुस्लिम समाज को उसका अधिकार देगा, और जो उसको हिस्सेदारी की बात करेगा मुस्लिम समाज तो उससे वोट देगा। कोई नाराजगी नहीं है किसी से भी। अगर ये कह दिया जाए कि हाँ जी यहाँ पर मुसलमान नाराज है, मुसलमान नाराज नहीं है। मुसलमान तो देखिए मोदी जी के राज से भी खुश है, और जो बिहार के अंदर अब सत्ता परिवर्तन होगी, जनता जनार्दन के हाथ में बात है, तो मुस्लिम समाज तो देश के विकास के लिए आगे बढ़ रहा है, चाहता है कि देश के अंदर तरक्की हो, देश का हर राज्य खुशहाल हो, देश का हर राज्य के अंदर तरक्की हो। तो मुस्लिम समाज तो यही चाहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम समाज की बात करी जा रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को कांग्रेस और आरजेडी से नाराजगी हुई है,
क्योंकि AIMIM चाहती थी कि गठबंधन हो, लेकिन इन्होंने उनको नहीं रखा साथ में, क्योंकि वो चाहती थी कि भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े ताकि वोट का बिखराव ना हो। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने एक चिट्ठी भी भेजी थी इसी बात को लेकर कि एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि वोट का बिखराव हो गया। तो देखिए मुस्लिम लेकिन समाज तो कहीं ना हमेशा कहीं इस हाजी राह पे चलता है साहब, कि हाजी वोट साहब का कहीं ना बिखराव कहीं सीट बंटवारे को लेकर जो है वो उसकी जो है एक खबर सामने आ रही है, सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ मधु जी भी जुड़ी हुई है। मधु जी, ये बताइए कि क्या आरजेडी को डर लग रहा है कि कांग्रेस उसके वोट बैंक में सेंध लगा रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये जो देखिएगा, इस पर जो यात्रा ये निकला है, पहले वोटर अधिकार यात्रा था, और वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी के साथ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दोनों मिलकर के दोनों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला। लेकिन अब जो ये यात्रा है, अब जो ये जो है यात्रा, ये अलग है। आदरणीय राहुल जी या आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी बाद में ये यात्रा निकालने वाले हैं। इसलिए कि हर पार्टी पूरी मजबूती के साथ, हर पार्टी अपनी चाहे तो अलायंस में हो या तो अलायंस से बाहर हो, मतलब मैं ये नहीं करूँ कि इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन में हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूती से मजबूत करना चाहता है। क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी कैंडिडेट लड़े, महागठबंधन का कोई भी कैंडिडेट कहीं भी लड़े तो मजबूती से लड़े और उसकी जीत हो। ऐसा नहीं है कि जहां कांग्रेस लड़ेगी, जहां लेफ्ट लड़ेगी, जहां आरजेडी के लोग नहीं रहेंगे, जहां आरजेडी वाले लोग रहेंगे वहां कांग्रेस के लोग नहीं रहेंगे। तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ, पार्टी मजबूत हो, और हर किसी का कर्तव्य बनता है उसके नेता को अपनी पार्टी को मजबूत करे। जब वो मजबूत रहेगा तभी जीत होगी। तो इसको अलग तरीके से लेने की जरूरत नहीं। पहले भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की आप देखेंगे कि पिछला बिहार विधानसभा से पहले भी, लोकसभा से पहले भी एक इस तरह की यात्रा निकाल चुके हैं। तो ये जो लोग हैं अपोजिशन के, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो उनको डरे हुए हैं, या तो राहुल गांधी की भी यात्रा हुई जिस तरह से हमारा ठीक है मधु जी, किशोर जी, मधु जी का कहना है कि जो पक्ष में है, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। आप लोग डरे हुए हैं क्या? देखिए मैडम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इनकी अपनी यात्रा है, और कमलेश भाई साहब बोल रहे हैं कि ये गठबंधन की यात्रा है। नहीं नहीं नहीं, कमलेश भाई साहब ये नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, हर किसी का, कमलेश जी ने, या आपके जेडीयू भी, हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि एक जन खड़े, एक तरफ तो आपके जो बीजेपी बोल रही है कि नीतीश जी के चेहरे पे लड़ाएंगे, और दूसरी रुकिए मैं आपको ठीक है मधु जी, बोल लेने दीजिए किशोर जी को। ठीक है मधु जी, आपके पास आऊंगी, वो जवाब ले लेते हैं ना उनसे, आपने जो कहा। बोलिए किशोर जी। हाँ, मैं आपको शांति से सुन रहा था। देखिए कमलेश जी बता रहे हैं महागठबंधन की यात्रा है, और आप यात्रा को लगातार कवर कर रही होगी, आपकी टीम कवर कर रहे होंगे। कोई एक नेता जो आरजेडी से अलग हो, चाहे वो लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग या वीआईपी के लोग, अगर मंच पे दिख गए हो, अगर यात्रा के दरमियान दिख गए हो, या किसी दल का झंडा दिख गया हो, देखिए ये लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और इनकी पूरी लड़ाई आपस में उलझ चुकी है। इनके पास लीडरशिप क्राइसिस है। जहां कांग्रेस तेजस्वी यादव जी को लीडर मानने से इनकार कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव जी जबरदस्ती अपने आप को लीडर साबित करने के लिए इस प्रकार से जनबल और धनबल के बदौलत भीड़ दिखाकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका पूरा का पूरा एजेंडा कोलैप्स कर गया है। जो वोटर अधिकार यात्रा, जिसको ये वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो आखिर क्या परिस्थिति बन गई कि वोटर अधिकार यात्रा आज बिहार अधिकार यात्रा में बदल गया। और मैं तो इसे स्व अधिकार यात्रा या एकाधिकार यात्रा मानता हूं। जहां कांग्रेस अपना लीडरशिप अप्रूव करने के चक्कर में फंसी है, वहीं लेफ्ट के लोग, या यूं कहें आप कि आरजेडी के लोग कांग्रेस पे जबरदस्ती दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एजेंडा इनका कोलैप्स कर चुका है। इनका एजेंडा कहीं से भी बिहार की बेहतरी का नहीं है। इनका एजेंडा लीडरशिप अप्रूव कराने का है, लीडरशिप डिक्लेयर कराने का है, और उसी को डिक्लेयर कराने के लिए मशक्कत किया जा रहा है। वहीं हम लोग लगातार बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग 20 साल में किए गए कामों को जनता के बीच में ले जाएंगे, और साथ ही साथ अगले 5 साल में जो काम किया जाएगा उसका भी जानकारी देने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, और इसी जानकारी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो स्पष्ट हो चुका है इनके साथ आपस में कंट्राडिक्शन है, आपस में विरोधाभास है, आपस में एक लीडरशिप क्राइसिस का भी इशू चल रहा है। जी
ठीक है, मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अरविंद जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बताइए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की ये यात्रा जो है, क्या लग रहा है कि महागठबंधन की एकता को कहीं ना कहीं मतलब तोड़ रही है? नहीं, इसको समझना पड़ेगा संगीता जी। देखिए, बिहार की जो राजनीति है ना, उसमें अप्रासंगिक हो गई है कांग्रेस जी। और कांग्रेस जब राहुल गांधी अपनी जनाधार खोजने के लिए पिछले दिनों आपने देखा होगा दूसरी बार बिहार की यात्रा की है जी। और दूसरी बार यात्रा में उनको यह आभास हुआ कि हमारे जनाधार नहीं है। उनको रिझाने के लिए, उनको किसी तरह खुश करने के लिए आरजेडी वाले ने ये कहा कि पीएम का कैंडिडेट है, तो इनको ये उम्मीद थी कि वो सार्वजनिक मंचों से यह घोषणा कर दें कि तेजस्वी बिहार में सीएम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये इन लोग के अब आपस में ही माले का कहीं जो इनका अलायंस है, पार्टनर हैं, उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं था। इनके एक और हैं मुकेश सहनी, उनका भी कहीं कोई पूरे जितना भी राहुल जी का दौरा हुआ उसमें कहीं नहीं। तो अंदरूनी इन लोग का न एक नियत है, न नीति है, न कोई नेता है। तो डिफरेंस, जैसे एक अगर बड़े से कंटेनर में अब अलग अलग पत्थर डाल के हिलाएंगे तो कोई सूर नहीं निकलेगा, तो इनके यहाँ कोई ऐसा सूर नहीं निकल रहा है जो जनता इसे समझ पाए। तो इसको ऐसे समझिए कि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हर पार्टी की अपना एक विचारधारा है, हर पार्टी का स्ट्रेटजी होता है। तो इनके जो गठबंधन है उनका कोई स्ट्रेटजी नहीं था और अंत में ये थक हार कर अपनी यात्रा पर निकले हैं कि जो अब इनको दिख रहा है कि बिहार में जनाधार इनका खत्म हो गया है, बिहार के लोग अब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो फिर भैंस और गाय और चारा घोटाला, लाठी पिलावन, इस तरह के मुद्दों में फंसने वाले नहीं है। वो होता ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं। तो बिहार की आवाम, बिहार के नौजवान, बिहार के माता बहनें अब शांतिपूर्ण विकास की जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहते हैं। लाठी पिलावन, तेल पिलावन और भैंस पर चढ़ना, इन चीजों से दूरियां बना ली है। तो इनका जनाधार घट रहा है। इनको ये फीडबैक मिल चुका है कि अब हमारे साथ जो बिहार की जनता वो नहीं है। तो ये अब जनता उसी लिए ये निकल रहे हैं कि कुछ लोगों को बहला कर, फुसला कर, कहीं जातीय उन्माद फैलाकर, जैसे 15 साल इनके पिताजी ने राज किया था बिहार में, नरसंहारों का दौर कराकर, जातीय उन्माद फैलाकर अपना उल्लू सीधे किया था अपने परिवार का। और जो इनके झांसे में आया था, आप महसूस करें कि वो आज भी बेचारे ठगे हुए हैं। बहुत सा जेल के सलाखों के पीछे थे, बहुत लोग का परिवार का कैरियर उजड़ गया। और जब ये पावर में आए तो जो एक कहते थे कि हम चपरासी क्वार्टर में, यही पटना हवाई अड्डे के बगल में वेटनरी कॉलेज है, वहां चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे और वहां से निकल कर आज इतनी अकूत संपत्ति बना ली है। तो ये जनता समझ गई है। अब जनता पर इनका जो विश्वास है, इनके ऊपर जनता का वो विश्वास खत्म हो चुका है और इन्हीं कारणों से ये यात्रा पर निकले हैं। इनके पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, आरजेडी से मेरे साथ हैं मधु जी। मधु जी, ये बताइए कि जिस तरह से जनता का विश्वास आपने खोया है, अरविंद जी अभी बता रहे थे, तो अब जनता के विश्वास पर किस तरह से आप खड़े उतरेंगे? क्या यही यात्रा आपके लिए मतलब काफी है या फिर कुछ और भी रणनीति आप लोगों की है आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहली बात है संगीता जी कि हमारे भाई साहब जो हैं बीजेपी का प्रवक्ता, इनका मेमोरी मुझे लगता है बड़ा कमजोर है। बहुत कम टाइम हुआ है ये आपको वोटर यात्रा का, और ये बोल रहे हैं कि उसमें मुकेश सहनी जी नहीं थे। इनको शायद आपका थोड़ा सा मेमोरी इतनी चाहिए, तो फिर न्यूज देखा कीजिए भाई साहब। सारे लेफ्ट के नेता सब लोग मेमोरी थोड़ा सा तेज करिए, नहीं तो बादाम उदाम खा करके अपने आप को थोड़ा सा तेज कीजिए ताकि न्यूज याद रहे आपको, और जो भी देखते हैं उसको देखते हैं। मधु जी, ऐसा है मधु जी, पर्सनल कुछ नहीं बोलना है, आप अपनी बात रखिए। पर्सनली किसी को संपदा को आप लोगों ने खाया है, मर्यादा बनाए रखिए। मधु जी, कोई ऐसी कमेंट मत कीजिए शो के दौरान। कोई शुरुआत नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, शुरुआत ही करते हैं लालू जी को अगरबत्ती दिखा करके। तो ये है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। दूसरी बात, आप एक बात बताइए, आप शायद भूल गए हैं कि पिछला बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी आरजेडी, उसके बाद ही आप थे। लेकिन हमारे नेता तो चले टाल ठोक के बोलते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा विधायक लाने वाली पार्टी और मुख्यमंत्री का दावेदार है।
लेकिन आप कहाँ हैं ये तो बताइए। सबसे बड़ी पार्टी एनडीए होने के बाद बता दूं? एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का होने के बाद संगीता जी, एक मिनट आप समय दें, मैं बता देता हूं। ठीक है मधु जी, आपके जवाब में ले लेती हूँ अरविंद जी से। ठीक है, आप जो पूछ रही हैं जवाब ले लेती हूँ। भी मुख्यमंत्री का अरविंद जी बोलिए, मधु जी बोलने दीजिए। अरविंद जी को आपने पूछा है, वो सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं जी। आप देखिए, बहुत खा के मजबूत रहना कोई बड़ी चीज नहीं है, मानसिक तौर पे मजबूत रहनी चाहिए। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कहूंगा, अगर इसके पास आपके पास कोई काट नहीं है। 15 वर्षों तक जनता ने सर माथे पर बैठा रहा था। आप बड़ी पार्टी होने की घोषणा करते हैं। 15 साल तक आपको, लालू जी को बिहार की जनता ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी थी। रिजल्ट क्या दिया आपने? आप केवल 15 सालों के रिजल्ट पर आप हमको बता दीजिए। तो आपका रिजल्ट क्या रहा? बिहार के जातीय नरसंहार और जातीय उन्माद में फैलाकर बिहार को कत्लेआम और बिहार को गाली दिलवाने का काम किया था। क्या परसेप्शन बना था बिहार के बाहर? हमारे अदर प्रवक्ता भी हैं और भी है, देश की जनता भी सुन रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कल से मैं हर चीज से त्याग पर दे दूंगा। 15 सालों में क्या परसेप्शन बना था? सत्ता मिलती है, सत्ता की मिलती है तो सत्ता का दुरुपयोग होना चाहिए। आज उन्हीं चीजों पर नहीं 20 साल में क्या हुआ वो जनता दिख रही है। आज यहाँ से 2.5 से 3 घंटा में बिहार में पटना से किसी जिले में आप जा सकते हैं, ये विकास दिख रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बंदूक की टोटी निकाल कर और जमीन कब्जा नहीं होता है। आप जमीन के बदले नौकरी नहीं ली जाती है। तो ये परसेप्शन बना है और हमें लगता है कि आप लोग देखिए, राजनीति छोड़ दीजिए, बिहार के बारे में सोचिए, बिहार के उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके माँ बाप मारे गए थे 15-20 साल पहले, आज वो 30 साल के हो गए हैं। उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, आप इनको सोचिए। वो आज नौजवान हुए हैं, वो अपने घर से हर चीज को उन्होंने अनुभव किया है और आज अनुभव कर रहे हैं। मधु जी 20 साल भी है और उसके पहले जो बिहार में होता था वो भी सभी को पता है। मधु जी, जंगल राज कोई अभी तक भूला नहीं है। ठीक है हाजी साहब के पास मैं आना चाहूंगी, आपके पास आती हूँ बाद में। हाजी साहब ये बताइए कि मुस्लिम मतदाता क्या अब कोई और अन्य विकल्प तलाश रही है क्या बिहार में? हाँ संगीता जी देखिए, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज के वोटें तो सबको चाहिए, चाहे भाजपा हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या यहाँ पर हमारी जेडीयू, ठीक है, सबको मुस्लिम वोटें चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोटों को किस तरीके से इनको लेना, ये हुनर इन सब के पास है। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए ये आखिर क्या करेंगे, ये हुनर ये उस समाज को नहीं बता पाते। हाँ लेकिन मुस्लिम वोट चाहिए क्योंकि इन लोगों को ये पता है कि मुसलमानों से दरी बिछवाए और दरी बिछवा कर मुसलमानों की वोट ले, तो यही चलता रहता है। हाँ दूसरी बात मैं ये कह रहा था, वोट तो आपको चाहिए लेकिन मुसलमानों को कभी भी ये हिस्सेदारी देने की बात नहीं करते। भाई आपको मुसलमानी वोट लेने का अधिकार है तो भाई उनको हिस्सेदारी दीजिए, भाई सत्ता में उनको भी लेकर आइए। क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालत दलित से बदतर है। तो जब दलित से बदतर भारत के मुसलमानों के हालात है तो मुसलमानों को आगे लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के हालात अच्छे हो जाए? तो इसके बारे में थोड़ी सी गौर फिक्र होनी चाहिए संगीता जी, क्योंकि भारत का मुसलमान भारतीय है, वो चाहता है कि देश की प्रगति में वो अपनी अहम भूमिका निभाए। वो तभी निभाता जाएगा जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। खड़ा होने के लिए उसको मौजूदा सरकार की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा सरकार उसके हर जो मुहैया है उसको सुविधा दे ताकि वे एजुकेशन प्राप्त कर सके और सारी चीजें उसको मिल सके ताकि वो देश को आगे बढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाए। और भारत का मुसलमान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है देश में अपनी भूमिका। फिलहाल अभी बिहार के मुसलमान क्या चाहते हैं हाजी साहब, बस इतना सा बताइए, बिहार के मुसलमान क्या चाह रहे हैं? विकल्प ढूंढ रहे हैं या फिर आरजेडी पर विश्वास दिखाएंगे या फिर कांग्रेस और ओवैसी? कई बार ओवैसी के पार्टी को भी वहां पर काफी अच्छे वोट मिले हैं, इसके पहले भी मिले थे। 2020 के अगर चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तब भी वोट अच्छे मिले थे। ठीक है हाजी साहब इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, इसी पर जवाब मैं आपसे लूंगी। बिहार में जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो बार बार सवाल खड़े उठते हैं, इसी को लेकर आपके पास वापस आती हूँ। जो सवाल मेरा था कि मुस्लिम क्या बिहार में कुछ दूसरा विकल्प ढूंढ रही है क्या?
हाँ संगीता जी, देखिए बिहार के बस अंदर छोटा सा मुस्लिम जवाब समाज दीजिएगा चाहता था कि क्योंकि उनको काफी हिस्सेदारी देर मिले, से लेकिन कुणाल जी भी कुछ हाँ बोलना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगी जी। हाँ, छोटा सा जवाब आपको दिया जाएगा। देखिए बिहार के मुसलमानों ने ठान लिया है कि ओवैसी साहब को जिताना है, क्योंकि उनके सिर्फ सामने ओवैसी साहब का विकल्प है। जिस तरीके से मुसलमानों को यहाँ पर अनदेखा करा गया, उनके जो अधिकार थे उनको बिल्कुल नहीं हाजी मिल साहब, पाएंगे। यानी कि आप और मानते न हैं कि यहाँ मुसलमानों को अनदेखा किया गया है आरजेडी के तरफ से भी। तो मधु जी, आपका जवाब आपको मिल गया होगा अब। ठीक है, मैं कुणाल जी के पास आती हूँ। जी बताइए, आप बोलना चाह रहे थे कुछ। देखिए हाजी साहब एआईएमएम के अघोषित प्रवक्ता है, मुस्लिम स्कॉलर के नाम पे बैठे हैं। अच्छी बात होती कि मुस्लिम के लिए किए गए कामों का भी ब्यौरा लेके बैठते। 20 वर्षों में जो 3 करोड़ का बजट हुआ करता था, 4 करोड़ का बजट बिहार में, वो आज के डेट में 700 करोड़ का बजट हो चुका है। ये बजट बिहार सरकार ने ही किया है। बिहार पहला स्टेट है पूरे देश में जिसने कब्रिस्तान की घेराबंदी की है। बाद में कई स्टेट ने किया, लेकिन शुरुआत बिहार ने किया था, और वो तकरीबन 8000 कब्रिस्तान है जिसकी घेराबंदी की गई। कभी हाजी साहब अंजुमन असलमिया हॉल को भी दिखाया कीजिए, थोड़ा लगेगा कि बिहार में बिहार सरकार ने मुस्लिमों के लिए काम किया है या नहीं किया है। जब हाजी साहब बिहार आते हैं तो उन तमाम योजनाओं के बारे में हाजी साहब एक बार अध्ययन कर लिया कीजिए, जो बिहार सरकार ने किया है या नहीं किया है। तो देखिए, अगर आपको एआईएमएम का एडवोकेसी करना है, आपका स्वागत है, आप आइए, हम लोग चर्चा करेंगे तर्क के साथ। आप भी अपनी बात को रखेंगे, हम भी रखेंगे। लेकिन ये जो सैडो एडवोकेसी जो है, ये अच्छी बात नहीं। चैनल पे बैठ के पहले आप मुस्लिम स्कॉलर अपने आप को बोलते हैं, फिर एक पार्टी का एडवोकेसी करते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम एआईएमएम के समर्थक के तौर पे ही बैठिए। अगर आप उसके ऑथराइज स्कॉलर नहीं है, ऑथराइज फिलहाल अभी स्कॉलर की बात नहीं हो रही है किशोर जी, फिलहाल अभी बात हो रही है बिहार की राजनीति को लेकर ही हो रही है। तो इसी को लेकर किशोर जी बता दीजिए कि क्या लगता है। के साथ चर्चा होनी चाहिए। जब बिहार सरकार पे आरोप लगता है कि बिहार सरकार ने काम नहीं किया, फैक्ट एंड फिगर के साथ आप बैठिए, और अगला डिबेट इसी पे रखते हैं कि बिहार में मुस्लिमों के लिए या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए। मेरा तो सीधा एजेंडा है हमारी पार्टी का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो। ठीक है किशोर जी, आपके पास आऊंगी। हाजी साहब ने जिस तरह से, कमल जी से मैं ले लेती हूँ। कमल जी, आप बोल रहे थे कि सभी कोई खुश हैं, लेकिन हाजी साहब अभी आपने सुना ही होगा, साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं विकल्प जो है वो मुस्लिम समाज के लोग खोज रहे हैं, बिहार में खुश नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, आपके वोट बैंक खिसक रहे हैं, कैसे रोकेंगे अब? हाँ संगीता जी, देखिए जिस तरीके से ये बात हो रही थी, तो मैं इनको बता दूं। देखिए नहीं, आप लोग प्रमाण भी मांग रहे थे कुछ देर पहले। मधु जी प्रमाण मांग रही थी, मधु जी बोली कि मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ भी हो। हाँ संगीता जी, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बिहार का मुसलमान खुल के सामने आया। इनकी जितनी भी रैलियां हुई थी वहां पर उसने कहा कि एआईएमआईएम को आप अपने अलायंस में शामिल कीजिए, उसने खुल कर कहा। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जिस तरीके के आती हूँ मधु जी आपके पास, बोल लेने दीजिए। मधु जी आपके पास आती हूँ, कमल जी को बोल लेने दीजिए, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी मैं। हाँ, तो संगीता जी मैं ये कहना चाहता हूँ, बिहार के मुसलमानों ने पूरी तरीके से मन बना लिया। वो ओवैसी साहब को वोट करेंगे और ओवैसी साहब के ज्यादा से ज्यादा विधायक को जीतकर बिहार की विधानसभा में भेजेंगे। फिर तभी वहां के मुसलमानों को उनका हक और उनका अधिकार मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ। एक मुस्लिम होने के नाते ये मेरी पर्सनल सोच है, और जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से इन सभी को बता दिया। या तो आप एआईएमआईएम को अपने अलायंस में शामिल कर लीजिए, कल को आप ये मत कहना कि एआईएमआईएम की वजह से आप लोगों को नुकसान हुआ। इस तरीके का झूठा एआईएमआईएम नहीं, आप एआईएमआईएम जी, एआईएमआईएम जी ठीक है। मैं अब मधु जी से जवाब ले लेती हूँ। जी मधु जी, सबसे पहली बात कि ये जिस पार्टी की बात कर रहे हो, ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो मुसलमान नहीं है, वो एक पार्टी है। पहली बात इस पे बात होनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि वो एक पार्टी है, उसी तरह से हिंदुओं की भी बहुत सारी पार्टी है। तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि अलग अलग पार्टी है। नहीं मधु जी, आप प्रमाण मांग रहे थे ना, बोल रहे थे, ऐसा आपने सुना ही नहीं, अभी आपने सुन लिया है। मुसलमानों के उत्थान की बात नहीं कर रहे। अब आप क्या करेंगी? आपके हाथ से जो मुस्लिम वोट है वो निकलता जा रहा है। संगीता जी एक मिनट, पहली बात की जो है इनकी ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो एक पार्टी है, वो मुसलमान नहीं है। पहली बात की ये। दूसरी बात
कि जहां बात आती है, अपने हमारे भाई साहब जेडीयू के भाई साहब ने बोला कि मैं मानती हूं कि 2% मुसलमान जो है जेडीयू के साथ है, लेकिन जिसका आपके साथ अलायंस है, जो आपकी बड़ी पार्टी बिहार में भी जो बड़ी पार्टी है, आप बताइए कि लोकसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, उनको मुसलमानों को कितना वैल्यू या इज्जत या सम्मान दिया जाता है। लेकिन मधु जी, अलायंस की आप लोग बात करते हैं ना, आप लोग बिहार में तो अलायंस की अभी बात कर रहे हैं, लेकिन यही अलायंस टूटता हुआ भी नजर आता है। कई बार आप लोग मंच तो एक साथ साझा करते हैं, लेकिन कई जगह टूट जाता है। और काम करते, राज्यसभा से विधान परिषद से लेकर जो है विधायक में भी बराबर का सम्मान देने का काम करती है, तो इस सम्मान को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अरविंद जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि हाजी साहब ने कह दिया कि अब वो विकल्प ढूंढ रहे हैं, उन्हें विकल्प चाहिए बिहार में। देखिए, हाजी साहब की बातों को मैं सुन रहा था, मंत्री जी की बातों को और जदयू प्रवक्ता की बातों को भी मैं सुन रहा था। हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अब मुसलमानों को विकास चाहिए और संभवतः उनको दिख भी रहा है। अब देख रहे हैं कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, क्या कोई विपक्ष बता सकता है किसी जाति विशेष के लिए? आप ना कहीं रुकावट है, बीजेपी कहीं रुकावट है उसमें मुस्लिम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, देश विकसित होगा, देश का हर नागरिक, ये कोई संभव नहीं है कि मुसलमानों को इस देश से कोई निकाल देगा। ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। वो हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। योजनाएं जितने भारत सरकार की आ रही है, सबों के लिए आ रही है, और आज तक यही कारण रहा है कि मुस्लिम लोग ठगा जाता रहा। 70 वर्षों तक मुस्लिम को वोट बैंक बना के रखा गया है। नहीं तो आज विकास की बात हाजी भाई क्यों करते? आखिर इनके अंदर एक क्वेश्चन क्यों रहती? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारा राज था 70 वर्षों तक? अगर इनका विकास 70 वर्षों तक होता तो खुशहाल रहते और कहते कि हाँ देखिए आज योजनाएं बन रही है और योजनाएं सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। और आप मुसलमानों के, और अभी हमने जदयू के प्रवक्ता जी ने कहा कि पहले जो 1000 करोड़ का भी बजट नहीं होता, 7-7 हजार करोड़ के लिए मुस्लिम योजनाओं के लिए बिहार सरकार का बजट है। ये विकास है। आप लोगों ने वोट बैंक बना के रखा। शहाबुद्दीन जैसे क्रिमिनल को क्या मठाधीश, उतने बड़े बड़े क्रिमिनल, उस तरह जो कन्विक्टेड, जो कोर्ट से कन्विक्टेड था, उसको सिरमौर बना के रखा। आम मुस्लिम मतदाताओं का क्या विकास होगा? आम जो जनता है, जो मुस्लिम समुदाय, आज देखिए अब समझ गई है मुस्लिम समुदाय। और आप समझ लीजिए कि आज एक वर्ग है। मधु जी, अरविंद जी को बोल लेने दीजिए। आप जब बोलती है तो कोई बीच में नहीं बोलता है। जब वो बोल लेंगे फिर मैं आपसे जवाब ले लूंगी। मैं कंक्लूड मैं 1 मिनट के अंदर कंक्लूड कर दूंगा। अभी देखिए जो सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड था, उसके अंदर अभी नोटिफिकेशन राज्य सरकार का हुआ है, मुस्लिम लोग का रिप्रेजेंटेशन उसमें हुआ है। दूसरी चीज जो उसका कितना, तीसरी सबसे बड़ी जमीन रखने वाली संस्था कौन थी? रेलवे, आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड। 70 वर्षों तक उस वक्फ बोर्ड की जमीन का क्या हुआ? उससे जो आमद हो रहा था, उससे तो राजा हो जाता, मुस्लिम का एक एक व्यक्ति राजा हो जाता। इतनी धन संपत्ति उनके पास। क्या किया आपने? लूटा है, मठाधीशों को दे देकर रखा है और आम गरीबों को उससे वंचित करके रखा है। आज जब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को रेगुलराइज करने के लिए, उसको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लाकर उसके जो आमद है, उसके आम जो मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, जो पसमानदा समाज है, जो बेचारे हाशिए पर हैं, उनके उत्थान के लिए काम करने के लिए उसको लाया है। तो ये देखिए, जनता को दिग्भ्रमित नहीं कीजिए, होने दीजिए, विकास सबका होगा। मेरा पड़ोसी खुशहाल रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं अच्छा रहूंगा ना तो मेरा पड़ोसी। किशोर जी, ये बताइए कि आरजेडी का असली वोट बैंक क्या खिसक गया? अभी हाजी साहब ने भी बोला कि विकल्प देख रहे हैं। किशोर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको कि आरजेडी का असली वोट बैंक खिसक गया है क्या? जैसा कि हम सवाल भी उठा रहे थे अपने शो में, और हाजी साहब ने भी कहा कि वो विकल्प वहां के मुस्लिम देख रहे हैं।
देखिए, इसकी जानकारी आरजेडी के प्रवक्ता को होगी। मुझे इतना हाँ, पता मैं है बस कि बिहार की जनता, एक चाहे मिनट हिंदू बोलो, हो, बस एक मुस्लिम मिनट हो, में सिख भेज रहा हो, हूँ रिपोर्ट करके आपको, है ना। you know, हर धर्म का सम्मान, हर धर्म का स्नेह, हर धर्म का विश्वास नीतीश कुमार जी के साथ है। हमने सबके लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और हम लोग किसी वोट की चिंता नहीं करते, हम लोग वोटर्स की चिंता करते हैं। तो वोटर चाहे किसी धर्म का क्यों ना हो, उसकी चिंता करना, उसे उसके चिंतन के थ्रू उसको प्रगति के पथ पर ले जाना हमारा काम है। ये आरजेडी वोट बैंक के नाम पर, एमवाई के नाम पर या अन्य चीजों के नाम पर जितना भ्रम फैला ले, बिहार की जनता इन्हें नकार चुकी है और लगातार नकार चुकी है। पिछले 4 चुनाव में नकार चुकी है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ मधु जी से। या अन्य धर्म की नजर ठीक है, से देखना किशोर उचित जी और नहीं है। अरविंद जी का जवाब इसे मैं इस मधु नजर जी में से ले लेती हूँ। जी मधु जी बोलिए, आप मुस्कुरा भी सबसे रही बड़ा है। बात है कि मुझे यही बात नहीं समझ में आता कि हमारे जेडीयू के प्रवक्ता भाई साहब भूल ही जाते हैं कि पिछला बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आरजेडी। कहां से लाते हैं आप लोग डेटा और कहां से लाते हैं हर चीज। और दूसरी बात है जब हमारे बीजेपी के भाई साहब बोल रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बिहार विधानसभा अब तक तो पूरे देश में एक भी मुसलमानों को टिकट दिया नहीं। बिहार विधानसभा में कितने मुसलमानों को आप टिकट देंगे जो इनके हितैषी बन के बैठे हुए हैं। आप सिर्फ आपको बोलने से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि बताइए कि पूरे देश में लोकसभा में कितने मुसलमान को टिकट दिया आप, और आगे आने वाला बिहार विधानसभा में कितने मुसलमानों को सम्मान करेंगे आप। वही है ना कि आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पैजामा और कुर्ता देख के पता चल जाता कौन जाति का लोग है। ठीक है मधु जी, आपने मुसलमानों का सम्मान से पंक्चर बनाने वाला तक ही सीमित करके रखा है। ये आपकी सोच है और आपकी सोच ये दर्शाती है कि किस तरह से आप हिंदू मुस्लिम कर करके आपस में भाईचारा को तोड़ करके आप आने का काम करते। वही दूसरी तरफ हमारा इंडिया गठबंधन। ठीक है मधु जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी तो चर्चा में जुड़े। और साथ ही आपको ये बता दें कि 23वीं से मुसलमान जिस तरह से नाराज हैं या फिर 23वीं की चुनावी यात्रा को लेकर जो सवाल उठने शुरू हुए हैं, तो क्या बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को किसी प्रकार की कोई जो है आने वाले समय में कितना फायदा मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि कुछ ही दिनों में ही विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम जो एमवाई समीकरण है, जिसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि एमवाई समीकरण कहीं ना कहीं जो आरजेडी से खिसक रही है। और साथ ही जैसा कि हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए थे हाजी साहब, उन्होंने भी कहा कि मुस्लिम समुदाय जो है वो अलग से अपना विकल्प खोज रही है। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा कि बिहार में क्या कुछ होता है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में। फिलहाल के लिए इस खास रण क्षेत्र के शो में इतना ही। देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।